एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेंग केई येरन के पीछे जाती है, पर वो उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और जेंग केई उसे ढूंढती हुई दोबारा रूफटॉप पर आ जाती है। जेंग जून भी उसके पीछे आता है और वो नशे में लड़खड़ाती हुई जेंग केई को संभालता है। वो उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि ब्रदर, मैंने आपको कितना मिस किया। मुझे यकीन था कि आप मेरे पास जरूर आएंगे। उसकी बातें जेंग केई को समझ नहीं आती और वो उसे खुद से दूर करती है। फिर वो उसके स्वाद देखकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश में वो नीचे गिरने लगती है। इस पर जेंग जून जल्दी से एक छलांग लगाकर अपने सुपर पावर का यूज करते हुए गिरती हुई जेंग केई को बचाकर वापस रूफटॉप पर लेकर आता है। उसका ये कारनामा काफी अनएक्सपेक्टेड था। जेंग केई उससे पूछती है कि क्या तुम उड़ भी सकते हो। इस पर जेंग जून कहता है कि मुझे नहीं पता। अब नशे में धुत जेंग केई को जिंग जून में अपना प्रिंस चार्मिंग नजर आने लगता है और वो उसे पैशनेटली किस करती है, जिस पर जिंग जून थोड़ा हैरान होता है और फिर वो इसे अपने ब्रदर का प्यार समझता है। फिर जिंग केई उसे नशे में ही अपने घर भी ले आती है। जिंग जून सोई हुई जिंग केई को देखकर खुश हो रहा होता है और वो अभी भी उसे अपना ब्रदर समझ रहा होता है। तभी जिंग केई की आंखें खुलती हैं और वो उसे देखकर चीखती हुई दूर भाग खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। इस पर जिंग जून कहता है कि ब्रदर, आपको क्या हो गया है। कल रात आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। इस पर जिंग केई को रात में हुए सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं और वो काफी एम्बैरेस फील करती है। इस पर जिंग जून रात में हुए इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने में लग जाता है, तो जिंग केई घबराकर उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ एंट्री होती है जिंग केई की ठरकी फ्रेंड जेंग फीफी की। उसे देखकर वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ये नजारा देखकर जेन फीफी हैरान रह जाती है, क्योंकि टॉम बॉय के लुक में रहने वाली जेन केई का कहना था कि उसे किसी भी लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आज वो एक लड़के के साथ अपने कमरे में मौजूद थी। इधर एक स्ट्रेंजर बंदा प्रेसिडेंट पिंगरैन को कॉल करके बताता है कि जीचैंग डायनेस्टी की एंशिएंट होली स्वॉर्ड कोई चुरा ले गया है। इस पर पिंगरैन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहती है, तो वो बंदा उसे मना कर देता है और वो इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व ना करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ तुम बस उतना ही करो। पिंगरैन कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। उसकी इस बात पर स्ट्रेंजर बंदा फोन कट कर देता है और परेशान होकर कहता है कि जेंग जून, आखिर तुम कहाँ जा सकते हो। इधर जेंग केई और जेंग फीफी जेंग जून से उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस के बारे में पूछ रही होती हैं। तो जेंग जून कहता है कि ब्रदर, आपको क्या हो गया है। हम दोनों ही तो चेंग डायनेस्टी के प्रिंस हैं। इस पर जेंग केई इरिटेट होकर कहती है कि पहली बात कि मैं तुम्हारी ब्रदर नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि जीचैंग डायनेस्टी के सभी लोग मर चुके हैं, तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। इस पर जेंग जून कहता है कि जब मेरी आँख खुली तो पूरी दुनिया ही बदली हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। शायद ब्रदर, हम दोनों ही वार में मरकर डेथ वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। इस पर जेंग केई कहती है कि ये मेरा घर है, ये डेथ वर्ल्ड नहीं है। तभी जेंग फीफी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम कोमा में चले गए थे और शायद तुम्हें इतने सालों बाद अब होश आया होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस दुनिया में रहना सिखा दूंगी। वो पूरी तरह जेंग जून पर फिदा हो चुकी थी। जेंग जून उससे कहता है कि मिस, आप जो कोई भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर जेंग फीफी उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि डियर, तुम मुझे डार्लिंग कह सकते हो। इस पर जेंग जून उससे कहता है कि मिस डार्लिंग, प्लीज आप अपने पैर ढक लीजिए, आपको सबके सामने इस तरह नहीं रहना चाहिए। तो जेंग फीफी फ्लर्ट करते हुए कहती है कि ये तो मेरा स्टाइल है। इस पर उन दोनों की बातों से इरिटेट होते हुए जेंग केई कहती है कि तुम दोनों आखिर कौन से पागल खाने से भागकर मेरे घर आए हो। इधर प्रेसिडेंट मेंग पिंगरैन न्यूज डायरेक्टर को भी ऑफिस के म्यूजियम से एंटिक स्वॉर्ड के चोरी होने की खबर देती हैं। इस पर वो भी उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहता है और वो उसे मना करते हुए बताती हैं कि हमें चेयरमैन ने ऐसा करने से मना किया है। यहाँ आम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर बंदा इस न्यूज कंपनी का चेयरमैन है। इधर जेंग जून जेंग केई और जेंग फीफी को मैकेनिकल कैबिन के बारे में बताता है, जिस पर जेंग केई बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तो जेंग जून कहता है कि मुझे चेंज करना है, मुझे बताओ कि वॉशरूम कहाँ है। इस पर जेंग केई उसे वॉशरूम का रास्ता बताती है। जेंग जून वॉशरूम में जाते ही जोर से चीखता है। उसकी चीख सुनकर जेंग केई और जेंग फीफी वॉशरूम में जाती हैं। तो जेंग जून अपने कटे हुए बालों को मिरर में देखकर शॉक्ड और परेशान होता है
वो जेंग केई से कहता है कि ब्रदर, मेरे बाल अचानक से छोटे कैसे हो गए। इस पर जेंग केई को याद आता है कि रात को नशे में उसने उसके बाल काट दिए थे। जिन जून बालों के कट जाने पर इमोशनल होकर रोने लगता है। जेंग फीफी उसे टीज करके मजे लेने लगती है। तभी जेंग जून अपनी बॉडी पर नीडल्स के मार्क देखता है और कहता है कि जब मैं पहाड़ी की चोटी से रिवर में गिरा था तो ये मार्क मेरी बॉडी पर नहीं थे। इस पर चेंग फीफी कहती है कि मुझे ये मैटर पूरा समझ आ गया। तुम शायद एक नाइन टेल्ड फॉक्स हो या शायद न्यूज कंपनी का चेयरमैन कोई मॉन्स्टर है और उसी ने तुम्हें इतने सालों से जिंदा रखा हुआ है। उसकी ये बातें सुनकर जेंग जून डर जाता है तो जेंग केई चेंग फीफी को चुप कराकर वहां से बाहर ले जाती है। जेंग जून भी उनके पीछे जाता है। जेंग केई उससे कहती है कि तुम जो कोई भी हो, तुम अब मेरे घर से चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर जेंग जून हर्ट होता है और कहता है कि ब्रदर, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम चलो उस जगह जहाँ वो मैकेनिकल कैबिन था। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जेंग केई का फोन बजता है तो जेंग जून चौकन्ना होकर फाइटिंग मोड में आ जाता है। इस पर जेंग फीफी उसे बताती है कि ये बस सेल फोन की रिंग थी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जेंग जून जेंग केई को हैरानी से देखने लगता है कि वो किस तरह एक छोटी सी चीज से बातें कर रही है। इस पर जेंग फीफी उसे बताती है कि ये चीज एक कम्युनिकेशन टूल है। जैसे तुम्हारे जमाने में जो काम कबूतर किया करते थे, ये वही काम करता है। जेंग जून हैरान होकर कहता है कि ये तो काफी कमाल की चीज है। डेथ वर्ल्ड सच में काफी कमाल की दुनिया है। इस पर चेंग फीफी उसे बताती है कि ये डेथ वर्ल्ड नहीं बल्कि मॉडर्न टाइम है। मतलब कि तुम्हारी टाइम लाइन से 1800 सालों के बाद का टाइम। उसकी ये बात सुनकर जेंग जून हैरान होता है। इधर जेंग केई के ऑफिस से कॉल आई होती है और उसे तुरंत ही ऑफिस में बुलाया गया होता है। कॉल के कट होने पर वो जेंग जून को फिर से वहां से चले जाने के लिए कहती है तो जेंग फीफी कहती है कि तुम इसे मेरे पास छोड़ सकती हो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। इस पर जेंग के ये ऑफिस आती है तो ऑफिस में प्रेसिडेंट मिंग पिंगरैन उसे अपने पास बुलाकर उससे पूछती है कि क्या कल तुमने किसी स्ट्रेंजर बंदे को ऑफिस में आते जाते देखा था। इस पर वो कहती है कि नहीं। मिंग पिंगरैन उसे जिचैंग डायनेस्टी के एंटीक हेयर लूम स्वॉर्ड की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने इस स्वॉर्ड को कहीं देखा है। ये काफी प्रीशियस एंटीक स्वॉर्ड है। इस पर उस स्वॉर्ड की पिक्चर देखकर उसे याद आता है कि वो स्वॉर्ड उसने जेंग जून के पास देखी थी। वो घबरा जाती है और बीमारी का बहाना बनाकर घर जाने की परमिशन मांगती है। प्रेसिडेंट पिंगरैन उसे परमिशन दे देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद आए तो जरूर बताना। इस पर जेंग केई वहां से चली जाती है। इधर जेंग फीफी जेंग जून को शर्ट और ट्राउजर पहनने के लिए देती है। इसे पहनकर वो काफी स्मार्ट लग रहा होता है। इधर जेंग केई ऑफिस से निकल रही होती है। तभी रास्ते में उसे उसकी कुलीग हानि मिल जाती है। वो भी उसे एंटी स्वॉर्ड के बारे में बातें करने लगती है। तभी जेंग केई के फोन पर जेंग फीफी की कॉल आती है और उस कॉल पर जेंग फीफी और जेंग जून के लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं। इस पर जेंग केई भागते हुए अपने घर की ओर निकलती है। हानि को वो काफी सस्पिशियस लगती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।